नमस्कार साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी नेट या जेआरएफ हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे, साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। के दो सबसे जटिल है ना, पर उतने ही दिलचस्प विषयों को डिकोड किया जाएगा। और इस चर्चा का मुख्य केंद्र भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के दो बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हाँ, मेरा मतलब है काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। बिल्कुल। यह सत्र विशेष रूप से उन सभी उम्मीदवारों और साहित्य प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो साहित्य की गहराई को समझना चाहते हैं, या फिर जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एग्जाम फोकस, मेरा मतलब है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एग्जाम फोकस के साथ अपनी अकादमिक तैयारी को एक ठोस आधार देना चाहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि इन भारी भरकम शास्त्रीय शब्दों को बस रटने की कोशिश की जाती है। जी, और आज का हमारा लक्ष्य यही है कि इन अवधारणाओं के पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से खोला जाए, ताकि चीजें रटने के बजाय हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। यह एक बहुत ही सार्थक पहल होगी। अकादमिक विषयों को अगर उनके मूल दर्शन के साथ समझ लिया जाए तो वो कभी नहीं भूलते। साहित्य केवल पन्नों पर छपे शब्द नहीं है, ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है। जब कोई उम्मीदवार इन परीक्षाओं की तैयारी करता है तो उसे केवल परिभाषाएं नहीं, बल्कि उन परिभाषाओं के पीछे का तर्क समझना होता है। सही कहा। हमारा मिशन यही है कि इस विषय को इतना पारदर्शी बना दिया जाए कि ये एक दिलचस्प कहानी की तरह लगे। जी बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही आम लेकिन गहरा सवाल हमेशा से रहा है कि आखिर कोई इंसान कविता लिखता कैसे है? क्या ये कोई जन्मजात प्रतिभा है जो किसी को कुदरत से मिलती है, या फिर ये एक सीखी गई कला है जिसे निरंतर मेहनत से हासिल किया जा सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक कवि के लिखने के पीछे का असली मकसद क्या होता है? इन्हीं दो सवालों के जवाब खोजने की ये यात्रा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों ने सदियों पहले इन्हीं दो सवालों के जवाब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिए थे। अच्छा। जो पहला सवाल है कि कविता लिखी कैसे जाती है या उसका मूल कारण क्या है, इसका जवाब काव्य हेतु में छुपा है। और जो दूसरा सवाल है कि कविता क्यों लिखी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका जवाब काव्य प्रयोजन में मिलता है। तो शुरुआत काव्य हेतु से करते हैं। हेतु शब्द सुनते ही अक्सर एक अकादमिक भारीपन महसूस होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर इसे आम जीवन के उदाहरण से जोड़ा जाए तो हेतु का सीधा अर्थ कारण या साधन होता है। बिल्कुल, जैसे साधन। जैसे अगर एक खूबसूरत इमारत बनानी हो तो केवल हवा में महल नहीं बनते ना, उसके लिए ईंट, गारे, सीमेंट, लोहे और एक बेहतरीन नक्शे की जरूरत होती है। ये सारी चीजें उस इमारत को खड़ा करने के हेतु यानी साधन है। यह उपमा बिल्कुल सटीक है। जिस तरह उस कच्ची सामग्री के बिना इमारत नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही एक उत्कृष्ट कविता या काव्य सृजन के लिए जिन मूल कारणों की अनिवार्यता होती है जी, उन्हें काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कहा जाता है। आचार्यों ने इस बात पर बहुत मंथन किया कि आखिर वो कौन सी सामग्री है जो एक साधारण व्यक्ति को कवि बना देती है। हमारे स्रोतों और अकादमिक संदर्भों के अनुसार भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से 3 हेतुओं को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। सही। लगभग सभी प्रमुख आचार्यों ने इन्हीं 3 को काव्य निर्माण की धुरी माना है। चलिए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले प्रतिभा की बात करते हैं। जी, स्रोतों में इसे काव्य निर्माण की मूल शक्ति या बीज कहा गया है। आचार्य भामह और आचार्य मम्मट जैसे दिग्गजों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिभा एक जन्मजात और नैसर्गिक शक्ति है। 100%। प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा कहा गया है। इसका अर्थ है वह बुद्धि जो हर बार कुछ नया सोचने, नए बिंब गढ़ने और नई कल्पनाएं करने की क्षमता रखती है। बिल्कुल। मम्मट तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई बिना जन्मजात प्रतिभा के केवल जिद में आकर कविता लिख भी दे तो वो समाज में केवल उपहास का कारण बनती है। प्रतिभा वो बीज है जिसके बिना साहित्य का पेड़ उग ही नहीं सकता। यहाँ पर एक विवरण है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बेहद दिलचस्प लगा और मुझे लगता है कि ये श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। अच्छा, वो कौन सा? आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा का जो वर्गीकरण किया है वो काफी आधुनिक सोच वाला लगता है। उन्होंने प्रतिभा को 2 हिस्सों में बांटा, कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा। जी, कार्यत्री और भावेत्री। कार्यत्री प्रतिभा तो समझ आती है कि वो कवि या रचनाकार के अंदर होती है जिससे वो कविता रचता है। लेकिन राजशेखर का ये कहना कि एक भावेत्री प्रतिभा भी होती है जो पाठक या आलोचक के अंदर होती है, ये साहित्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि केवल लिखने के लिए ही टैलेंट नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छी रचना को पढ़ने और समझने के लिए भी एक खास टैलेंट की जरूरत होती है। ये राजशेखर की सबसे बड़ी और मौलिक देन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रचनाकार ही सब कुछ है, लेकिन राजशेखर ने सहृदय यानी पाठक को भी बराबर का दर्जा दिया। सही बात है। सोचिए, अगर किसी कवि ने बहुत ही सुंदर और गूढ़ कविता लिख दी, लेकिन जो व्यक्ति उसे पढ़ रहा है
उसके पास उस भावना को महसूस करने की संवेदनशीलता ही नहीं है, तो वो कविता तो अपने उद्देश्य में विफल हो गई ना। बिल्कुल विफल हो गई। इसलिए राजशेखर ये स्थापित करते हैं कि भावेत्री प्रतिभा वो क्षमता है जो पाठक को कवि की भावना के साथ जोड़ती है। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि पाठक से जुड़ी प्रतिभा का उल्लेख किसने किया है। इसी संदर्भ में जब हम प्रतिभा के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो आचार्य हेमचंद्र का दृष्टिकोण भी सामने आता है। उन्होंने प्रतिभा को सहजा और औपाधिकी में बांटा है। जी। सहजा का अर्थ स्पष्ट है कि जो जन्मजात है, जो व्यक्ति के साथ ही जन्म लेती है। लेकिन हेमचंद्र की जो औपाधिकी वाली अवधारणा है वो बहुत ही व्यावहारिक और आशावादी है। बिल्कुल। औपाधिकी का मतलब है कि अगर किसी में जन्मजात प्रतिभा नहीं भी है तो वह इस जन्म में मंत्र, तंत्र, गुरु की विशेष कृपा या अपनी कठोर साधना और तपस्या से उस प्रतिभा को अर्जित कर सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है जो मानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी भी कला को साधा जा सकता है। हेमचंद्र का ये वर्गीकरण वास्तव में एक बहुत बड़ी बहस का समाधान करता है। दुनिया में हमेशा ये बहस होती है कि टैलेंट बड़ा है या हार्ड वर्क। हाँ, हमेशा होती है। हेमचंद्र सहजा के रूप में टैलेंट को मान्यता देते हैं, लेकिन औपाधिकी के रूप में वे हार्डवर्क और साधना को भी जगह देते हैं। उम्मीदवारों को राजशेखर और हेमचंद्र के इन वर्गीकरणों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। एकदम सही। अब काव्य हेतु के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ पर आते हैं, जो है व्युत्पत्ति। अक्सर लोग व्युत्पत्ति का मतलब केवल किताबी ज्ञान या व्याकरण का ज्ञान मान लेते हैं। जी, जो कि अधूरा है। हाँ, क्योंकि स्रोतों का गहन अध्ययन ये बताता है कि इसका दायरा बहुत विशाल है। व्युत्पत्ति का अर्थ है निपुणता या बहुज्ञता। स्रोतों में से दो भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय व्युत्पत्ति और लौकिक व्युत्पत्ति। ये एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। केवल शब्दकोश रट लेने से कोई कवि नहीं बन जाता। शास्त्रीय व्युत्पत्ति का अर्थ है वेद, पुराण, इतिहास, व्याकरण और अन्य दर्शनों का गहरा ज्ञान। हाँ, जिससे भाषा में कसावट आती है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी व्युत्पत्ति है, लौकिक व्युत्पत्ति, वो शायद और भी ज्यादा जरूरी है। इसका अर्थ है लोक व्यवहार की समझ। एक कवि को ये पता होना चाहिए कि समाज कैसे चलता है, लोगों के दुख दर्द क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं। हाँ, मानव मनोविज्ञान का ज्ञान ही लौकिक व्युत्पत्ति है। इसे अगर आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो मान लीजिए कोई आज के दौर में एक राजनीतिक थ्रिलर या जासूसी उपन्यास लिख रहा है। जब तक उसे देश की राजनीति और समाज के काम करने के तरीके का लौकिक ज्ञान नहीं होगा, उसकी कहानी में कोई सच्चाई महसूस नहीं होगी। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। लौकिक व्युत्पत्ति ही रचना को जमीन से जोड़ती है। व्युत्पत्ति वह तत्व है जो कविता को दोष रहित बनाता है। प्रतिभा तो आपको एक विचार दे देगी, लेकिन उस विचार को सही शब्दों और सही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ढालने का काम व्युत्पत्ति ही करती है। और इसके बाद आता है तीसरा हेतु, अभ्यास। आचार्य भामह ने इस पर बहुत जोर दिया है। उनका स्पष्ट मानना था कि केवल जन्मजात प्रतिभा होने से और दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर लेने से ही काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। जब तक एक रचनाकार निरंतर अभ्यास नहीं करता, बार बार लिखता और परिमार्जित नहीं करता, तब तक एक श्रेष्ठ और दोष रहित काव्य की रचना नहीं हो सकती। अभ्यास वह पॉलिश है जो प्रतिभा रूपी कच्चे हीरे को तराश कर उसे चमकाती है। भामा का कहना था कि अन्य कवियों की अच्छी रचनाओं को पढ़ना, गुरुओं के मार्गदर्शन में अपनी कमियों को पहचानना और निरंतर अपनी कला को निखारना ही अभ्यास है। यहाँ उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप होता है। जी बिल्कुल। कई बार परीक्षाओं में भामा और दंडी के अभ्यास से जुड़े कथनों को आपस में बदल कर पूछ लिया जाता है। अच्छा। दंडी ने भी अभ्यास को बहुत महत्व दिया है और कहा है कि अगर किसी में नैसर्गिक प्रतिभा कम भी है तो वो निरंतर अभ्यास से काव्य रचना में निपुण हो सकता है। इसलिए इन आचार्यों के मूल कथनों का बारीक अंतर समझना जरूरी है। तो अगर हम काव्य हेतु के इस पूरे खंड को समेटें तो ये कहा जा सकता है कि प्रतिभा वो बीज है जो रचनाकार के भीतर होता है, व्युत्पत्ति वो खाद पानी है जो उसे समाज और शास्त्रों से मिलता है, और अभ्यास वो निरंतर देखभाल है जिससे अंततः कविता रूपी पेड़ पूरी तरह से फल फूल कर सामने आता है। बहुत ही सुंदर सारांश। अब यहां से हम इस चर्चा के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खंड की ओर बढ़ते हैं, काव्य प्रयोजन। सबसे पहले तो इस एकेडमिक उलझन को सुलझाना जरूरी है कि हेतु और प्रयोजन के बीच आखिर तकनीकी अंतर क्या है, क्योंकि कई बार ये दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। यह एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी स्पष्टीकरण है। इसे साधन और साध्य के सिद्धांत से समझा जा सकता है। हेतु वो कारण या साधन है जिससे कोई चीज बनती है। जैसे भी हमने देखा कि कविता, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास रूपी मशीनरी से तैयार होती है। बिल्कुल। इसके विपरीत प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य या फल, यानी वो मशीनरी चलाकर जो उत्पाद बना है उसका लक्ष्य क्या है। कविता किस लिए बनाई गई है? हाँ, कविता लिखने के बाद कवि को क्या हासिल होगा और पढ़ने वाले पाठक के जीवन में क्या बदलाव आएगा। ये जो अंतिम मंजिल या साध्य है उसे काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन कहा जाता है। स्पष्ट है, यानी यात्रा का साधन हेतु है और यात्रा की मंजिल प्रयोजन है। इस मंजिल के बारे में प्राचीन आचार्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। अगर ऐतिहासिक क्रमानुसार देखें तो आचार्य भरत मुनि का चिंतन सबसे प्राचीन माना जाता है। जी, उनका नाट्यशास्त्र। बिल्कुल। उन्होंने नाटक, जिसे दृश्य काव्य माना जाता है, के संदर्भ में प्रयोजन स्पष्ट किए थे। उनके अनुसार धर्म, यश, आयु, बुद्धि का विकास और लोकहित साधन नाटक या काव्य के मुख्य उद्देश्य हैं।
भरत मुनि का यह भी मानना था कि काव्य ऐसा होना चाहिए जो दुखी, थके हुए और शोकाकुल लोगों को शांति प्रदान करे। भरत मुनि की दृष्टि बहुत ही लोक कल्याणकारी थी। वे कला को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक थेरेपी के रूप में देखते थे जो समाज के थके हारे वर्ग को सुकून दे सके। लेकिन जब हम एकेडमिक दुनिया की बात करते हैं और विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं के सिलेबस को देखते हैं तो काव्य प्रयोजन के क्षेत्र में आचार्य मम्मट का नाम एक मील के पत्थर की तरह स्थापित है। उनका ग्रंथ काव्य प्रकाश इस विषय का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। आचार्य मम्मट के वर्गीकरण को तो इस विषय का मास्टर क्लास कहना चाहिए। उन्होंने अपने से पूर्व के सभी आचार्यों भामा, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन के मतों का गहराई से अध्ययन किया और उनका समन्वय करते हुए 6 काव्य प्रयोजन निर्धारित किए। जी, ये 6 प्रयोजन इतने सटीक हैं कि आज भी साहित्य का कोई भी उद्देश्य इनसे बाहर नहीं जाता। ये 6 प्रयोजन हैं: यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश जिसे शिवेतर क्षते कहते हैं, सद्य परिनिर्वृत्य यानी अलौकिक आनंद और कांता सम्मत उपदेश। मम्मट की यही वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टि उन्हें विशिष्ट बनाती है। उनके द्वारा बताए गए ये 6 बिंदु केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि ये कवि और पाठक दोनों के मनोविज्ञान को पूरी तरह से कवर करते हैं। चलिए इन 6 प्रयोजनों को एक एक करके डिकोड करते हैं ताकि अवधारणा पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। पहला प्रयोजन है यश प्राप्ति। मम्मट ने इसके लिए महाकवि कालिदास का उदाहरण दिया है। कालिदास का यश। ये एक अकाट्य सत्य है कि हर रचनाकार के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा जरूर होती है कि उसकी रचनाएं कालजयी हों और उसे प्रसिद्धि मिले। आज कालिदास शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने यश रूपी शरीर से वे आज भी अमर है। बिल्कुल। आज के दौर में भी जब कोई लेखक अपनी किताब प्रकाशित करता है तो वो चाहता है कि लोग उसे पढ़ें, उसे पहचानें। ये यश की ही आकांक्षा है। एकदम सही। और दूसरा प्रयोजन जो मम्मट ने बताया वो है अर्थ प्राप्ति यानी धन कमाना। जी, मम्मट इस मामले में बहुत यथार्थवादी थे। वे जानते थे कि केवल यश से पेट नहीं भरता। प्राचीन काल में बाणभट्ट या धावक जैसे कवि राजाओं के दरबार में रहते थे, जहां उन्हें अपनी कला के बदले राज्याश्रय और प्रचुर धन मिलता था। और आज भी तो लेखक रॉयल्टी या पुरस्कारों से कमाते हैं। हाँ, आज के आधुनिक दौर में भी लेखक अपनी किताबों की रॉयल्टी, साहित्यिक पुरस्कारों या पटकथा लेखन से अपनी आजीविका चलाते हैं। साहित्य सृजन एक सम्मानितजनक पेशा है और धन प्राप्ति उसका एक वैध प्रयोजन है। तीसरा प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान। इसका सीधा सा अर्थ है कि कविता या साहित्य हमें ये सिखाता है कि दुनिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए। मम्मट कहते हैं कि साहित्य हमें बताता है कि रामायण के राम की तरह आचरण करना चाहिए, न कि रावण की तरह। एक तरह से साहित्य मानव व्यवहार का एक सिम्युलेटर है, जहां पाठक बिना खुद गलती किए पात्रों की गलतियों और अच्छाइयों से जीवन जीने की कला सीख लेता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। साहित्य केवल कोरी कल्पना नहीं है, वो समाज का दर्पण और मार्गदर्शक दोनों है। इसके बाद मम्मट ने जो चौथा प्रयोजन बताया है वो बहुत ही विशिष्ट है, शिवेतरक्षते, जिसका अर्थ है अमंगल का नाश। जी, अमंगल का नाश या अनिष्ट का निवारण। हाँ, इस प्रयोजन के पीछे स्रोतों में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बहुत ही मशहूर और रोचक किस्सा दर्ज है। एक बार तुलसीदास जी के हाथ में यानी उनकी बाहु में भयंकर पीड़ा हो रही थी। दर्द इतना असहनीय था कि कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब उन्होंने उस शारीरिक पीड़ा और अमंगल से मुक्ति पाने के लिए अपने आराध्य को याद करते हुए हनुमान बाहु की रचना कर डाली और लोक मान्यता है कि उनकी पीड़ा सच में दूर हो गई। मयूर कवि का भी ऐसा ही एक उदाहरण संस्कृत साहित्य में मिलता है, जिन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सूर्य शतक की रचना की थी। अच्छा, इसे हम आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में आर्ट थेरेपी से जोड़कर देख सकते हैं। कई बार एक रचनाकार अपने अंदर के अवसाद, मानसिक पीड़ा या किसी गहरे आघात से उभरने के लिए साहित्य का सहारा लेता है। बिल्कुल सही। अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालकर वो उस अमंगल से मुक्ति पाता है। ये साहित्य का एक बहुत ही गहरा और उपचारात्मक पहलू है। इसके बाद मम्मट का 5वां प्रयोजन आता है, जिसे संस्कृत में सद्यः परिनिर्वृत्य कहा गया है। इसका अर्थ है सद्य यानी तुरंत प्राप्त होने वाला अलौकिक आनंद या ब्रह्मानंद सहोदर। परमानंद। आचार्यों ने इसे काव्य का सबसे श्रेष्ठ और मौलिभूत प्रयोजन माना है। अगर इसे आज की भाषा में समझना हो तो ये फ्लो स्टेट या एक तरह के स्वस्थ एस्केपिज्म जैसा है। जी, जब कोई पाठक किसी बहुत ही सुंदर कविता या उपन्यास को पढ़ता है तो वो थोड़ी देर के लिए दुनिया की सारी चिंताएं, अपना स्वार्थ, अपने दुख भूल जाता है और पूरी तरह से उस रचना के रस में डूब जाता है। वो जो एक जादुई क्षण होता है वही ये अलौकिक आनंद है। बिल्कुल। और ये आनंद सद्य होता है, मतलब इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही पाठक रचना पढ़ता है या नाटक देखता है उसे उसी क्षण आनंद की अनुभूति होती है। मम्मट का मानना था कि बाकी सारे प्रयोजन यश, धन, व्यवहार, ज्ञान अपनी जगह हैं, लेकिन साहित्य का चरम लक्ष्य इसी परमानंद की प्राप्ति है। और अब आते हैं मम्मट के छठे और संभवतः सबसे दिलचस्प प्रयोजन पर, कांता सम्मत उपदेश। कांता का अर्थ होता है पत्नी। तो क्या कविता एक पत्नी की तरह उपदेश देती है? इस विचार को गहराई से समझने के लिए स्रोतों में 3 तरह के उपदेशों की तुलना की गई है,
जो इसे बहुत स्पष्ट कर देता है। ये भारतीय काव्यशास्त्र की सबसे सुंदर उपमाओं में से एक है। मम्मट ने ज्ञान देने के 3 तरीके बताए हैं। पहला होता है प्रभु सम्मत उपदेश। प्रभु यानी राजा या मालिक। राजा का आदेश बहुत कठोर होता है, उसमें शब्दों की प्रधानता होती है, आप उसमें तर्क नहीं कर सकते, आपको उसे मानना ही पड़ेगा जी। जैसे हमारे वेद, शास्त्र या कानून की किताबें। जी। दूसरा तरीका है सुहृद सम्मत उपदेश, यानी एक अच्छे मित्र का ज्ञान। मित्र आप पर हुक्म नहीं चलाता, बल्कि वो इतिहास और पुराणों के उदाहरण देकर प्यार और तर्क से समझाता है कि क्या सही है और क्या गलत। और तीसरा तरीका है कांता सम्मत उपदेश, यानी जीवन साथी या पत्नी के समान मधुर उपदेश। पत्नी न तो राजा की तरह कोई कठोर आदेश थोपती है, न ही दोस्त की तरह लंबे चौड़े ऐतिहासिक तर्क वितर्क करती है। बिल्कुल, वह अपने प्रेम, हाव भाव, सौंदर्य और मधुरता के आवरण में लपेटकर अपनी बात इस तरह से मनवा लेती है कि व्यक्ति खुशी खुशी सही रास्ते पर आ जाता है। कविता या उत्कृष्ट साहित्य भी बिल्कुल यही काम करता है। सही कहा। वह सीधे सीधे नीरस ज्ञान या उपदेश नहीं बांटता, बल्कि रस, अलंकार और भावनाओं की चाशनी में लपेटकर पाठक को आदर्श और नैतिकता की ओर मोड़ देता है। इस उपमा ने साहित्य के कार्यक्षेत्र को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया। साहित्य का काम डराना या आदेश देना नहीं है, बल्कि पाठक के हृदय को इस तरह परिवर्तित करना है कि वो स्वयं अच्छाई की ओर प्रवृत्त हो जाए। ये तो बात हुई भारतीय आचार्यों के परिप्रेक्ष्य की, जहां प्रयोजन मुख्य रूप से व्यक्ति की चेतना और आनंद के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन जब हम इस विमर्श को थोड़ा और चौड़ा करते हैं और पाश्चात्य विचारकों तथा आधुनिक हिंदी आलोचकों के नजरिए की तरफ देखते हैं, तो चीजें एक नया मोड़ लेती हैं। जी, पाश्चात्य चिंतन में गुरु शिष्य यानी प्लेटो और अरस्तु का टकराव साहित्य के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। प्लेटो का दृष्टिकोण पूरी तरह से नैतिकता और राज्य की उपयोगिता पर आधारित था। कई बार यह सवाल उठता है कि क्या प्लेटो का यह सोचना सही नहीं था कि साहित्य अगर अनैतिक हो या समाज को भ्रमित करे तो वो समाज के लिए हानिकारक है? प्लेटो का अपने समय के हिसाब से एक दार्शनिक तर्क था। वे एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि सत्य तो केवल ईश्वर का विचार है, दुनिया उसकी नकल है और कविता उस नकल की भी नकल है। इसलिए कविता इंसान को सत्य से दूर ले जाती है। अच्छा। प्लेटो ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई कविता समाज को नैतिक उपदेश नहीं देती, युवाओं को वीर नहीं बनाती, तो ऐसे कवियों को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। उनका जोर पूरी तरह से नैतिक उपदेश पर था। लेकिन उनके शिष्य अरस्तु ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। अरस्तु ने कला को स्वतंत्र सत्ता मानी और कहा कि काव्य का प्राथमिक उद्देश्य कोरा नैतिक उपदेश देना नहीं, बल्कि आनंद और विरेचन है। ये विरेचन की अवधारणा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। बिल्कुल, विरेचन यानी कैथार्सिस। इसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो ये इंसानी भावनाओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। विरेचन या कैथार्सिस का चिकित्सा विज्ञान से गहरा नाता है। जैसे शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालना जरूरी है, वैसे ही मन से भी। अरस्तु ने कहा कि जब इंसान कोई ट्रेजेडी या दुखांत नाटक देखता है तो उसके अंदर मौजूद करुणा और भय जैसी दबी हुई भावनाएं बाहर निकल आती हैं। आप खुद सोचिए, लोग आज भी थिएटर में जाकर रुला देने वाली फिल्में क्यों देखते हैं? क्योंकि रोने के बाद उनका मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल, उनकी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। यही विरेचन है और अरस्तु के अनुसार यही काव्य का बड़ा प्रयोजन है। पाश्चात्य विचारकों में एक और बड़ा नाम है लॉन्जाइनस, जिन्होंने अपनी थियरी में उदात्तता को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना। जी, उदात्तता यानी भव्यता। उनका मानना था कि महान साहित्य वह है जो पाठक की आत्मा को भव्यता और ऊंचाई प्रदान करे, उसे एक साधारण धरातल से उठाकर एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाए। अब पाश्चात्य दुनिया से लौटकर अगर हम अपने आधुनिक हिंदी साहित्य के आलोचकों और कवियों की बात करें तो यहाँ प्रयोजन का पैमाना काफी विस्तृत और सामाजिक हो जाता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास का दृष्टिकोण, उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस की शुरुआत में ही लिखा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, यानी मैं ये ग्रंथ अपने खुद के सुख और आत्मानुभूति के लिए लिख रहा हूँ जी। लेकिन मजे की बात यह है कि तुलसीदास जी केवल अपने सुख तक नहीं रुके, उन्होंने लोक मंगल को भी साहित्य का उतना ही बड़ा उद्देश्य माना। तुलसीदास जी का ये समन्वय अद्भुत है। उन्होंने व्यक्तिगत आनंद और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को साध लिया। आधुनिक युग में जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो उन्होंने इसी लोक मंगल की विचारधारा को एक सैद्धांतिक रूप दिया। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य का उद्देश्य आनंद और मंगल की सिद्धि है। बिल्कुल, शुक्ल जी मानते थे कि कविता का असली काम मनुष्य के संकुचित हृदय को उसके निजी स्वार्थों से निकालकर लोक सामान्य भाव भूमि पर खड़ा करना है, जहां वो पूरी सृष्टि के साथ एकाकार महसूस कर सके। इसी कड़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से मानवतावादी था। द्विवेदी जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि साहित्य अगर मनुष्य को बेहतर इंसान नहीं बना सकता तो वो किसी काम का नहीं है। सही बात है। वे कहते थे कि वो साहित्य बेकार है जो मनुष्य को अज्ञान, दुर्गति और परमुखापेक्षी होने से न बचा सके।
उनके अनुसार काव्य का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य और पूरी मानवता का हित ही है। द्विवेदी जी साहित्य को समाज सुधार और मानवीय उत्थान का सबसे मजबूत हथियार मानते थे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर नगेंद्र जैसे मनोविश्लेषणात्मक आलोचकों ने आत्मानुभूति और व्यक्तित्व के संस्कार को काव्य का मुख्य उद्देश्य माना। डॉक्टर नगेंद्र का तर्क था कि रचनाकार का प्राथमिक धर्म अपनी अनुभूति के प्रति ईमानदार होना है। जब कवि अपनी सच्ची अनुभूति को ईमानदारी से व्यक्त करता है तो वो अभिव्यक्ति अपने आप इतनी सशक्त हो जाती है कि वो समाज के व्यक्तित्व का भी संस्कार कर देती है। ये पूरी यात्रा जहां हमने प्राचीन संस्कृत आचार्यों से लेकर पाश्चात्य दार्शनिकों और आधुनिक हिंदी आलोचकों के विचारों को खंगाला, बहुत ही ज्ञानवर्धक रही है। तो चलिए अब इस ग्रैंड समरी की ओर बढ़ते हैं और इस पूरे विमर्श को एक स्पष्ट सूत्र में पिरोते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम काव्य हेतु को देखें तो ये स्पष्ट है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य सृजन की आंतरिक और बाह्य मशीनरी हैं। ये वे कारक हैं जो किसी रचना को जन्म देते हैं। इनमें भी प्रतिभा वो सर्वोच्च और अनिवार्य शक्ति है जो जन्मजात होती है और जिसके बिना व्युत्पत्ति और अभ्यास भी कुछ खास नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जहां तक काव्य प्रयोजन का सवाल है तो मम्मट द्वारा बताए गए यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश और लौकिक आनंद और कांता सम्मत उपदेश, ये वो मंजिलें या साध्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना की जाती है। सही। हमने ये भी देखा कि कैसे प्राचीन भारतीय आचार्यों ने कवि की व्यक्तिगत प्रतिभा और अंत में मिलने वाले अलौकिक आनंद को सर्वोच्च स्थान दिया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आधुनिक हिंदी आलोचकों जैसे रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य को केवल व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज, लोकमंगल और मानवता के साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा सामाजिक फलक प्रदान कर दिया। सही मायने में देखा जाए तो साहित्य की सार्थकता इसी संतुलन में है। एक कालजयी रचना वही है जो कवि के स्व से शुरू होकर सर्व तक पहुंच जाए, जो साधन और साध्य दोनों ही दृष्टियों से परिपूर्ण हो। एक अंतिम और उत्तेजक विचार सामने रखना बहुत जरूरी लगता है, जो स्रोतों की इसी चर्चा से निकलकर आज के दौर पर लागू होता है। जी बताइए। आचार्य मम्मट ने कहा था कि उत्कृष्ट साहित्य हमेशा कांता सम्मत उपदेश देता है, यानी एक जीवन साथी की तरह बहुत ही मधुर और प्रेमपूर्ण तरीके से रास्ता दिखाता है। लेकिन आज के इस सूचना क्रांति और ज्ञान के ओवरलोड वाले दौर में, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई चीख चीख कर अपने विचारधारा दूसरों पर थोपना चाहता है, क्या हमारा आज का साहित्य सच में वो पुरानी मधुरता कायम रख पाया है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। या वो भी अब धीरे धीरे प्रभु सम्मत, यानी एक सख्त राजा के आदेश की तरह सीधा, कठोर और ध्रुवीकृत होता जा रहा है? ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न है। साहित्य की असली ताकत उसकी आक्रामकता या शोर में नहीं है, बल्कि उसकी उस सूक्ष्म और गहरी मधुरता में है जो बिना कोई चोट पहुंचाए चुपचाप इंसान की आत्मा और समाज की सोच को बदल देती है। बिल्कुल। इस वर्तमान परिदृश्य में साहित्य को अपनी वो कांता सम्मत मधुरता बचाए रखने की बहुत आवश्यकता है। श्रोताओं को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। अगली बार जब भी कोई श्रोता या पाठक कोई नई कविता पढ़े या कोई फिल्म देखे तो उसे खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि वो कलाकृति उसे किस तरह से उपदेश दे रही है। एक सख्त राजा की तरह डराकर, एक दोस्त की तरह बहस करके, या एक मधुर जीवन साथी की तरह प्रेम से समझाकर। तो ये था भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तहत काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन का एक बेहद गहन अध्ययन। और अंत में उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, जो गंभीरता से अपनी अकादमिक यात्रा में लगे हुए हैं। साहित्य के ऐसे ही महत्वपूर्ण, जटिल और परीक्षा के लिहाज से प्रासंगिक विषयों को बिल्कुल आसान और विश्लेषणात्मक तरीके से समझने के लिए, विशेषकर उन उम्मीदवारों के लिए जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एग्जाम फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो एजुमेंटर फॉर जॉब्स चैनल को लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य का निरंतर अध्ययन करते रहें और उसकी गहराई का आनंद लेते रहें। नमस्कार। नमस्कार। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन को विस्तार से समझा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल एजुमेंटर फॉर जॉब्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम भारतीय काव्यशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रस सिद्धांत को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली क्लास में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।